नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बेटा? आप सब उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज अपना जो एक नया सब्जेक्ट है ऐसी फंडामेंटल, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और काफी कॉन्सेप्टिव लेवल सब्जेक्ट भी है। अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से सब्जेक्ट को देखूं तो बेटा इसके क्वेश्चंस आपके काफी डायरेक्ट पुटअप होते हैं और कॉन्सेप्ट भी काफी चीजों का इसमें आता है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है। तो बेटा ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपन करते हैं स्टडीज को। देखिएगा एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल, एसी थ्योरी के नाम से अपन इसको जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि एसी फंडामेंटल में एसी अल्टरनेटिव करंट की। आपसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कि जो आपका अल्टरनेटिव करंट होता है वो होता क्या है, मतलब एसी क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। तो देखिएगा मैंने यहां पर लिखा एसी। एसी क्या होता है, एसी कौन सी धारा होती है, एसी करंट कौन सा होता है, या फिर अपन डायरेक्ट कह दें कि एसी करंट, जो आपको याद रहे, है ना। तो देखिएगा, लिखिएगा एसी करंट। एसी करंट क्या होता है कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं कि वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाए ऐसी करंट कहलाती है। अब हम कहेंगे कि जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाए, मतलब कहने का कि हमारी जो ये विद्युत धारा होती है वो देखो बेटा, इसका परिमाण और इसका एम्पलीट्यूड आपका टाइम के साथ आपका चेंज होता जा रहा है। ये हमने कहा यहां पर वोल्टेज की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, ये 0 है बेटा, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जो हमारी एसी चलती है वो क्या चलती है, एक साइन वेव में चलती है, आपको याद रखना है। और वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाए तो वो कहलाती है आपकी एसी धारा। और एसी धारा को हम साइन वेव के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो यहां से आपको याद भी रखना है कि जो ये आपकी साइन वेव होती है, जो ये आपकी साइन वेव होती है, इसे हमने कहा कि बेटा अगर मेरे को वोल्टेज को दिखाना है तो बेटा मैं इस वोल्टेज को दिखाने के लिए आपको V इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान का प्रयोग करते हैं और इसका जो मान होगा वो होगा Vm साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको अगर ऐसी वोल्टेज को दिखाना है तो आप इस सूत्र के द्वारा बताओगे कि V इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान Vm साइन ओमेगा टी। ये V इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक से देखा गया मान, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। और Vm जो होता है आपका, ये होता है बेटा मैक्सिमम वोल्टेज। कौन सा, जो यहां पर आपका ऊपर पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है, या फिर अपन कह दें कि नीचे जिस पॉइंट पे ये आ रही है ये आपकी मैक्सिमम वोल्टेज कहलाती है। मैंने कहा ये होती है आपका मैक्स वोल्टेज कह दो, या फिर बेटा पीक वोल्टेज कह दो। ओके, साइन वेव में साइन क्यों है, क्योंकि इसको साइन वेव में दिखाया जाता है इसीलिए साइन आ गया। अभी हम बात कर लेते हैं कि सर ये ओमेगा क्या चीज होती है। ओमेगा होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अपन ने पहले भी पढ़ा रखी है मैंने, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 2 पाई एफ और इसे कहते हैं रेडियन पर सेकेंड। आपको याद रखना है। अभी आपका एक टर्म और रह गया कि सर ये टी क्या होता है। टी होता है बेटा टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम
पीरियड, आपको याद रखना है। तो एसी को अगर अपने को दिखाना है तो हम इस चीज से दिखाएंगे कि Vm sin ओमेगा टी से, जहां पर आपका Vi जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी टाइम आपने वोल्टेज को देखा उस टाइम की वैल्यू। मैंने कहा ओके, अपन ये कर लिया। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूं, थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूं, क्योंकि काफी अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर मेरे को वोल्टेज को दिखाना पड़ जाए, अगर मेरे को वोल्टेज को दिखाना पड़ जाए तो मैं कैसे दिखाऊंगा? वोल्टेज, सॉरी, करंट को दिखाना पड़ जाए तो करंट को दिखाते हैं आई इंस्टेंटेनियस, आई एम साइन ओमेगा टी के द्वारा हम जिसको दिखाएंगे। तो बेटा आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि करंट की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन आपकी क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट भी है और चीजों को दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा आगे की ओर चले तो बेटा मैं कभी भी आपसे पूछूं और कभी भी आपका क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं हमेशा वोल्टेज को, ऐसी वोल्टेज को V इंस्टेंटेनियस Vm sin ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा और इसको दिखाऊंगा I इंस्टेंटेनियस Im sin ओमेगा टी। बेटा देखो Im क्या हो जाएगा यहां पर बेटा, जो Vm है, हो सकता है ये अगर मेरी ग्राफ हो जाए किसका, करंट का, तो बेटा मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, Im लिख दूंगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो चलो आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में। सब्जेक्ट अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा कि बेटा अभी अपन ने देखा कि जो एसी होती है, जो एसी होती है अपनी, वो इस प्रकार से चल रही थी। ये लो, ये 0 डिग्री है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव लूप आ रहा है। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को एक चीज पता चली कि ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है V मैक्सिमम। मान लो ये वोल्टेज ग्राफ है और ये जो वैल्यू होती है ये मेरी -Vm है। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, ये मैक्सिमम वोल्टेज कहां से कहां तक है। तो बेटा इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, उसी पेन से बढ़ा देते हैं जिससे आपको दिमाग में भी रहे। मैंने कहा ये लाइन मैंने आगे की ओर बढ़ा दी, ये लो। अभी मेरे को एक चीज याद रखनी है कि ये वैल्यू मेरी यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आ रही है वो कहलाती है Vm, कहलाती है मैक्सिमम वोल्टेज है। बेटा इस वैल्यू से यहां तक की जो वैल्यू है ये भी हमारी मैक्सिमम वोल्टेज कहलाती है। इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम एक नाम से और जानते हैं, मैं आगे लिखूंगा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है बेटा शिखर मान। क्या कहते हैं? शिखर मान के दो या पीक मान के दो, इसी को भी मैं क्या कहूंगा, पीक वैल्यू या आपका शिखर मान। आपको दिमाग में रखना है ये। अभी मैं इससे आपसे पूछूं कि बेटा कई बार हमसे ये क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता है, आपको मैं ऐसा कहूं कि बेटा यहां से लेके मेरे को यहां तक की वैल्यू को किस नाम से जानते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल वैल्यू को हम जानते हैं पीक टू पीक वैल्यू। किस नाम से जानते हैं? पीक टू पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। मैंने कहा पीक टू पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमने कहा इसको हम पीक से पीक वैल्यू को जानते हैं। ये हमारी वैल्यू क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू, या हम इसको हिंदी में कहें तो बेटा शिखर से शिखर मान कहलाता है। ओके, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप हुआ है कि मेरे को यूं बताओ कि आपको अगर बेटा क्या निकालना हो, पीक वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू पूछ लेगा वो आपसे। कौन सी वैल्यू पूछ लेगा? पीक टू पीक, और देगा कौन सी? पीक। तो ध्यान रखना अगर आपको पीक दी गई है तो 2 इंटू क्या कर सकते हैं अपन है, पीक कर लेंगे।
क्योंकि बेटा जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे होती है, ऊपर वाली को 2 बार जोड़ देंगे तो बेटा टोटल वैल्यू आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाली आ जाएगी। तो हमें याद रखना है कि पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू पीक हो जाएगा। अगर बेटा मेरे को ऐसा कह दे कि पीक टू पीक दे दे और पीक वैल्यू अगर मेरे से पूछेगा तो बेटा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्या कर लो, पीक टू पीक डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने कहा कि दिए गए वेब में पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात करो। कौन सी वैल्यू ज्ञात करो, पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात करो। हमारे पास वेब फॉर्म दे रखी है ये, और मेरे को पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात करो, है ना। तो बेटा मेरे को ये जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, यहां तक दे रखी है 200 वोल्ट। कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट। तो आपको यह पता चला कि सर हमारी भी मैक्सिमम का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, पीक टू पीक निकालना है। हमें क्या निकालना है, पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है ना। दिए गए वेवफॉर्म में पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पीक हो जाएगा। इस मैक्सिमम को हम किस नाम से भी जानते हैं, और ये आपको याद भी रखना है कि पीक वैल्यू के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कितना होगा, 2 इंटू बेटा कितना है 200, तो 200 बराबर कितना हो गया 400। कोई दिक्कत। तो बेटा यहां पर हमारा जो पीक टू पीक वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 आएगी। जल्दी से नोट करिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कई बार हमने एक चीज और कही है कि बेटा मैंने एसी की जो धारा होती है, एसी जो करंट होता है, उसको मेरे को लिखना है कि उसको अपन लिखते हैं किससे, तो आप सभी को पता होगा किससे लिखते हैं बेटा। तो आप कहोगे सर आई इंस्टेंटेनियस बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से लिखते हैं। अगर बेटा मैं इसी प्रकार पूछ लूं कि ऐसी वोल्टेज को दिखाना है, किसको दिखाना है, वोल्टेज को, तो बेटा ऐसी वोल्टेज को किससे दिखाएंगे, तो आपको पता है कि सर V इंस्टेंटेनियस बराबर होगा वी एम साइन ओमेगा टी। मतलब 2 इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। इन 2 इक्वेशन से हमारे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं वो जरूर देखिएगा। आपसे कई बार तात्क्षणिक मान पूछ लेगा कि अचानक से आपने देखा गया मान निकाल लो। एक क्वेश्चन पुट करवाता हूं आपको, कहेगा दी गई वेब में 1/300 सेकंड के लिए, 1/300 सेकंड के लिए लिए तात्क्षणिक मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा। हमने कहा 300 सेकंड के लिए मान ज्ञात करो, कैसे, और वेब फॉर्म कैसी है, वेब फॉर्म ये दे रखी है जिसमें ये वैल्यू मेरे को दे रखी है। कितनी मान लेते हैं, मैंने कहा 100 एम्पियर मान लेते हैं। कितनी वैल्यू दे रखी है, 100 एम्पियर। 0 दे रखा है, पाई दे रखा है और 2 पाई दे रखा है। मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने इस वेब को 300 सेकंड में देखा तो आपको कौन सी वैल्यू दिखाई देगी, क्योंकि ये जो करंट है वो 0 से 100 एम्पियर तक इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे भी बेटा कितनी जाएगी, ये यहां तक भी कितनी जाएगी, -100 एम्पियर तक जाएगी। -100 का मतलब होता है पोलरिटी चेंज हो जाना। अभी बताऊंगा पोलरिटी कैसे चेंज होती है, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने कहा कि आपको तात्क्षणिक मान निकालना है, और तात्क्षणिक मान का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको कि सर आई इंस्टेंटेनियस आई एम साइन ओमेगा टी होता है। बिल्कुल बेटा, इसी सॉल्व करेंगे, इसी से अपन फॉर्मूले से। मैंने कहा कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूं कि मेरे को सॉल्व करना है, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि यहां ऊपर वाला मान दे रखा है, ऊपर वाला मान दे रखा है मतलब मेरे को आई एम का मान दे रखा है कितना, तो आपको कि सर 100 एम्पियर दे रखा है। मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, तो आप जानते हो कि आई करंट निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा कि आई इंस्टेंटेनियस
आई इंस्टेंटेनियस बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी, बिल्कुल होता है बेटा। आई इंस्टेंटेनियस को आई इंस्टेंटेनियस रखिएगा, आई एम की वैल्यू हमारी कितनी देर की है, तो आप कहोगे सर 100 देर का है। ये लो बेटा, आपने मैंने 100 यहां पर टिक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने कहा साइन है तो बेटा ये मैंने साइन पुट कर दिया। ओमेगा का मान जो होता है ये होता है 2 पाए एफ, और हम जानते हैं, आपको नहीं पता तो बेटा आप इसको लिख दीजिएगा, ओमेगा बराबर 2 पाए एफ होता है। F4 होता है बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती होता है। ओके, F4 क्या होता है, आवर्ती होता है। अगर मैं बात करूं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने कहा आई इंस्टेंटेनियस बराबर ये लो बेटा 100, ये साइन का साइन बेटा 2 का 2, और बेटा पाई का मान हमें हमेशा एंगल में लेना होता है, चूंकि पाई का मान हमने कितना ले लिया, 180 डिग्री ले लिया। तो बेटा ये लो 180 इंटू इंडिया में फ्रीक्वेंसी, अरे टी तो आया नहीं ना, ये वाला टी तो लगाया नहीं, और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, टाइम कितना देर का है बेटा, तो आपको सर टाइम हमारा 300 सेकंड में देखना, 1/300, तो बेटा ये लो 1/300 सेकंड। काट दो बेटा, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 तिया 18 30, तो बेटा कितना आ गया, तो आप कहोगे सर आई इंस्टेंटेनियस बराबर 100 साइन 2 इंटू 30, तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर कितना आ गया, 100 साइन 60। तो बेटा अभी अपन बात करें तो बेटा साइन 60 का मान कितना होता है, चूंकि डाल के लिख दिया कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो मैंने कहा कि 100 इंटू √3/2, बेटा काट दो तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर 50 √3 एम्पियर होती है। बिल्कुल, अगर हमने कहा कि अगर मैं वैल्यू देखना चाहूं 1/300 सेकंड में अचानक से इसमें, तो मेरे को वैल्यू कहीं यहीं पर प्राप्त होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे को दिखाई देगी। तो समझ में आया आपको कि अपन तात्क्षणिक मान को कैसे निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं इसी में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा और आ जाए तो। मान लो कि हमने एक क्वेश्चन और लिया बेटा, कि आप प्रॉपरली समझ में आया आपको, इसीलिए अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और पुटअप करते हैं। मैंने कहा कि 1/600 सेकंड में, आगे एक क्वेश्चन और देखिएगा, 1/600 सेकंड में वोल्टेज का तात्क्षणिक मान ज्ञात करो, तात्क्षणिक मान ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा। मैंने कहा कि यहां पर डायरेक्टली तात्क्षणिक मान ज्ञात करो तथा वोल्टेज का पीक टू पीक मान 400 वोल्ट है। कितना वोल्ट है बेटा, 400 वोल्ट है। चलो देखिएगा, हम एक डायग्राम से भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा कि बेटा ऐसा पेपर में दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपको दी गई है 400 वोल्ट, मतलब पीक वोल्टेज बेटा। ऊपर से लेके नीचे तक जितना, यहां से लेके ये जो राउंड, यहां ये स्लोप है, ये स्लोप है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 400 वोल्टेज की है। तो ये तो पीक टू पीक वोल्टेज होता है, और हमें क्या निकालना है, तात्क्षणिक मान निकालना है। तो हमने कहा कि यार कि तात्क्षणिक मान होता है, तात्क्षणिक मान क्या होता है वोल्टेज का, तो वी इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होता है। मैंने कहा कि यहां पर मैंने V इंस्टेंटेनियस V ले लिया, आई एम की वैल्यू लेनी है, और यहां पर मेरे को तो दे रखी है बेटा कौन सी, पीक टू पीक दे रखा है कितना, 400। तो बेटा पीक वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400/2 बराबर 200।
मतलब यहां तक जो वोल्टेज आएगी, यहां से यहां तक की जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारी कितनी है, 200 वोल्ट है। और हमें यहां पर कितनी लेनी है, मैक्सिमम वोल्टेज लेनी है, न कि पीक टू पीक लेनी है। इसीलिए मैंने बेटा यहां पर क्या कर लिया, वीएम की वैल्यू को पुट करना है मेरे को, कितना, 200। ओके, तो मैंने कहा यहां पर मैंने 200 पुट किया, ये लो बेटा 200, ये साइन का साइन, बेटा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको सर 2 पाई एफ होती है, ये टी का टी। मैंने कहा कि बेटा याद रखना है आपको कि ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ होता है। और मैं एक चीज बता दूं बेटा, यहां पर जो पाई की वैल्यू है वो लेनी है 180 डिग्री। मैंने कहा वैल्यू को पुट कर ले और आंसर निकाल लें। तो बेटा वी इंस्टेंटेनियस बराबर है 200 साइन 2 का 2, पाई का मान 180। फ्रीक्वेंसी इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, नहीं दी गई तो 50 मानो। टाइम कितना दिया गया है, 1/600 सेकंड, क्योंकि टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 सेकंड, 1/600 सेकंड। काट दो बेटा, ये लो इससे कट गया, बिल्कुल 1 0 से 1 0 फिर कट गई, 6 एकम 6, 6 तिया 18, बिल्कुल बेटा। तो यहां पर हमारा v इंस्टेंटेनियस बराबर हो गया 200 साइन 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15, 15 दूना 30 है ना। तो v इंस्टेंटेनियस 200 साइन 30 आ गया। और हम जानते हैं कि जो हमारा साइन 30 होता है वो होता है 1/2। तो हमारा 1/2 होता है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी कि v इंस्टेंटेनियस 200 साइन 60 की वैल्यू 1/2, इसको इससे काट दो तो हमारा कितना आ गया, 100 वोल्ट आएगा। मतलब हम इसको अगर वेब फॉर्म को देखेंगे जिसमें 400 वोल्टेज चल रही है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और हमने कोई 1/600 सेकंड पे देखा, तो हमें 100 वोल्टेज दिखाई देगी। इससे कहने का मतलब पता चला कि हमेशा हमारी जो वोल्टेज है वो 0 से लेके 100 तक रन कर रही है और वापस 100 से घूम रही है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे अपन थोड़ा सा चलते हैं। मैंने कहा कि जो हमारी साइन वेव चलती है वो इस प्रकार से चलती है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस प्रकार से चल रही है। मैंने कहा यहां पर जो मेरी वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, या फिर मैंने बेटा इसी क्वेश्चन में मैंने 100 वोल्टेज मान लिया, क्योंकि मेरी सॉरी ऑफ कितनी आ रही है, 400 200 आ रही है ना। मैंने कहा तात्क्षणिक मान मेरे को तो 100 आ रहा था और पीक टू पीक मेरा 400 आ रहा। मैंने कहा मान लो कि बेटा मैंने इस रेजिस्टेंस में दे दिया, इंडक्टर में दे दी, कौन सी सप्लाई दे दी, तो आप कहोगे सर ऐसी सप्लाई दे दी। ये लो, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, तो बेटा मान इसमें एक करते हैं कि पहला हाफ साइकिल में जो मेरी करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और कितने एम्पियर का होगा, 200 वोल्ट का होगा। अभी बेटा मेरा प्लस इधर है और कितनी वोल्टेज चल रही है मेरी, 200 चलेगी। कैसे चलेगी बेटा, पहले आएगी 1, फिर आएगी 100 आ जाएगी, फिर आ जाएगी 200, ऐसे बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे क्या करेगी बेटा, ये वैल्यू हमारी क्या कर जाती है, कम होने लग जाती है। धीरे धीरे वैल्यू हमारी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, वापस क्या आ जाएगी बेटा, इस पॉइंट पे हमारी क्या, सॉरी दिक्कत हो गई है, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, वापस हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी धीरे धीरे वापस घटने लग गई है। तो घटने लग गई बेटा, ये धीरे धीरे घटती 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 नीचे से फिर घटेगी 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 और फिर 0 हो जाएगी। मतलब अब हमारी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर पहुंच गए हम। अब वापस बेटा दूसरी दिशा में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी करंट को क्या कर रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, नीचे हो रही है। तो अब बेटा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नीचे से होगी, और कितनी बढ़ेगी बेटा, अब बढ़ेगी पहले तो 10 बढ़ेगी, फिर कितनी बढ़ेगी 100 बढ़ेगी, फिर कितनी बढ़ेगी, ऐसे 200 बढ़ेगी, फिर ऐसे बढ़ेगी। मतलब कि हमारी जो करंट है वो दोनों दिशाओं में चलती है। ओके, तो पहले हाफ साइकिल करंट इस डायरेक्शन में चल रही है, तो दूसरे हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन ये हो जाता है। ऐसी फंडामेंटल में, मतलब ऐसी अगर अपन सप्लाई देते हैं तो एक अच्छा काम है, दोनों तरफ से आपको सप्लाई जो मिलती है वो एसी एसी में मिलती है, और डीसी में बेटा स्ट्रेट चलती है। एक तार से पॉजिटिव फ्लो होता है तो उसी तार से पॉजिटिव करंट फ्लो होता रहता है। और हालांकि हमारी एसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो चले हैं आगे।
आगे अपन कुछ पॉइंट और देखते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं, एक अच्छा पॉइंट भी है, तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हेडिंग डालिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं इसे आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। आवर्ती को हम एफ से लिखेंगे। आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या ही आवर्ती कहलाती है। आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो मैंने कहा एक सेकंड में, इसमें एक सेकंड में, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या हमारी क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाती है। जी एक सेकंड में चक्कर कितने लग रहे हैं? मान लो कि बेटा मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने कहा कि एक सेकंड में मेरे इतने सारे चक्कर लग रहे हैं। ये एक सेकंड में मेरे चक्कर जितने लग रहे हैं वो हमारी आवर्ती है। चक्कर का मतलब होगा बेटा यहां से लेके यहां तक एक चक्कर, मतलब एक पॉजिटिव गोला, एक नेगेटिव गोला, एक ऊपर वाला गोला, एक नीचे वाला, आधा नीचे वाला गोला, आधा ऊपर आधा नीचे वाला गोला मिलकर एक गोले का निर्माण करते हैं, है ना? तो मैंने कहा कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने कहा यहां से हमारा एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है साइकिल पर सेकंड, या फिर अपन कह सकते हैं चक्करों की संख्या बटा समय। चक्करों की संख्या बटा समय, या एक चक्कर लगाने में लगा चक्करों समय, है ना? डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसकी यूनिट देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। चक्कर को क्या बोलते हैं? साइकिल, और समय को सेकंड। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है साइकिल पर सेकंड। इसकी दूसरी इकाई देखें, साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती तो हम कह सकते हैं 1/सेकंड। इसे हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं, क्योंकि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ओके, हम फ्रीक्वेंसी, एक चीज और याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, मतलब आवर्तकाल की, आवर्तकाल की आवर्तकाल का या आवर्तकाल की उल्टा क्रम होती है। क्या होती है? आवर्ती होती है। वो क्या होता है? आवर्तकाल का उल्टा क्रम होती है। टाइम पीरियड आवर्तकाल बोलते हैं बेटा। हमने कहा कि अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप 1/t कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए? 1/t। ये लो, तो बेटा यहाँ से इकाई क्या होगी? 1/सेकंड होगी। आपको वैसे तीन इकाई आपको याद रखनी है। साइकिल पर सेकंड एग्जाम में आ जाती है, 1/सेकंड आ जाती है, या हर्ट्ज आ जाती है, या फिर आपको याद जाएगा चक्रों की संख्या बटा समय, या फिर आपका आ जाएगा F बराबर 1/t। मतलब आवर्तकाल का अपोजिट ही आपकी आवर्ती कहलाती है। इसे हम 1/सेकंड से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और जनरेट करते हैं, बाद में एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन। मैंने कहा कि एक होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी से भी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है आपका 2π f। f की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2π इक्वल f। तो f बराबर क्या हो गया आपका? ओमेगा अपॉन 2π। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो बेटा तीन सूत्र आप याद रखिएगा, तीन सूत्र आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, और एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। चलो, हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर 16 चक्कर 4 मिनट में
लगा रहा है, लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की आवर्ती और आवर्तकाल याद करो। अब हमने दोनों चीज दे रखी है। हमने कहा कि आवर्ती तो हमें बिल्कुल सिंपल है, निकालना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता रखा है। तो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, आवर्ती होती क्या है, तो आपको कि सर साइकिल पर सेकंड, मतलब साइकिल कितने हैं, चक्रों की संख्या कितनी है, तो आपको कि सर 16, कितने मिनट में लग रहे हैं, 4 में, तो बेटा कितना हो गया, 4 हर्ट्ज आपकी आवर्ती आ गई। आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको कि सर आवर्तकाल कैसे फाइंड करें, तो आवर्तकाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम, थोड़ा जान लेते हैं कि आवर्तकाल क्या चीज होती है ना। तो यहां से अपन पहले तो बेटा देखो, ये पहले पढ़ते हैं आवर्तकाल होता क्या है। तो मैंने कहा टाइम पीरियड, आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है आपका टी। आवर्तकाल क्या होता है कि 1 सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं, या सॉरी, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आपको याद रखना है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो इस चीज को नोट कर लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल, ब्रैकेट में टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड आपका कहलाता है। एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। तो बेटा अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्रम ही आवर्तकाल कहलाता है। ये दो डेफिनेशन आप याद रखना, कहलाता है। अब इन दो डेफिनेशनों से हमें एक चीज पता चल रही है कि यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं, टाइम पीरियड देखूं, टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। बेटा ये सूत्र याद रखना, इकाई क्या हो जाएगी, 1/हर्ट्ज, या बेटा आपकी सेकंड हो जाएगी। ओके, मैंने कहा कि ये जो f है, ये f क्या चीज है, तो आपको कि सर ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। और t क्या है हमारा, तो हमें पता चला ये हमारा टाइम पीरियड। ओके, एक चीज मेरे को यूं बताओ, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। तो मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन क्या था अभी पीछे, कि एक इलेक्ट्रॉन 16 चक्कर 4 मिनट में लगा रहा है, तो टाइम पीरियड निकालना था। तो टाइम पीरियड देखिएगा, तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, वो पिछले वाला क्वेश्चन है बेटा ये। तो टाइम पीरियड कैसा निकाला था, तो हमें पता चला था कि इसमें पहले आवर्ती निकालिएगा, फ्रीक्वेंसी साइकिल बटा सेकंड बराबर कितना आ गया, 4 हर्ट्ज आपका आ रही थी, और हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना गया, 0.25 सेकंड। मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो 0.25 लगेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कीजिएगा बेटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा अपन देख रहे थे एसी फंडामेंटल, और एसी फंडामेंटल में हमने ये देख लिया था कि एसी वेव कैसे होती है, या फिर हम बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार से चलती है, उसे हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में हमने ये देख लिया था कि एसी जो वेव होती है हमारी, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसे हम तात्क्षणिक मान या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं।
किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पर अपन ने देखे थे, कैलकुलेशन करके भी देखी थी क्वेश्चनों की। उसके बाद अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका फ्रीक्वेंसी को लेके, कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रखी गई है वो 50 हर्ट्ज होती है हमारी एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। और उसका टाइम पीरियड भी अपन ने डिसाइड किया था कि टाइम पीरियड आपका कितना होता है, 1/फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड होता है। इसके यूनिट भी देखी थी, फ्रीक्वेंसी यूनिट भी देखी थी, और अपन ने काफी यहां तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा फेज एंगल को लेके, कि आपका फेज एंगल क्या होता है और फेज एंगल से आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से पुट अप होते हैं, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं तो डीएमआरसी ने और डीआरडीओ ने काफी फेज एंगल से क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अपन सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि हमारे डीएमआरसी ने क्वेश्चन कैसा पूछा था और फेज एंगल से हमारे आगामी टाइम में क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं फेज एंगल। तो आप भी हेडिंग डाल दीजिएगा फेज एंगल, कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा या फिर साइनसोइडल जो अपन वेब पढ़ते हैं किसमें, ऐसी फंडामेंटल जो होती है उसमें, तो वो किस प्रकार से होती है। तो देखिएगा फेज एंगल की मैं बात कर लेता हूं। फेज एंगल, फेज एंगल में हमने देखा कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये हमारा किस प्रकार से चलता है। तो हमें पता चला कि ये जो हमारा करंट है वो इस वेव में चलता है, मतलब साइन वेव में चलता है। और हमने ये भी देख रखा है कि जो आपका ये ऊपर वाला स्लोप इसको पॉजिटिव कहते हैं, नीचे वाला हाफ साइकिल को नेगेटिव कहते हैं। और यहां से हमें पता चला कि यहां जो आपका ये सिरा जो ऊपर है ये कहलाता है आपका मैक्सिमम वैल्यू, या करंट की माने तो मैक्सिमम वैल्यू करंट की। और यहां पर भी माइनस, मतलब नेगेटिव साइकिल में आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं इसे पीक वैल्यू है। क्या है ये, पीक वैल्यू है। यहां तक हमें पता चला। आगे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि हमारी जो ये वेव है ये हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप कहोगे सर जीरो से स्टार्ट हो रही है। इसी वेव को अगर अपने को दिखाना होता है तो हम इसे दिखाते हैं किसमें, वो देखिएगा किसमें दिखाते हैं। तो यहां इस वेव को हमें दिखाना होता है कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल क्या हो जाएगा, ये आई एम साइन ओमेगा टी। यहां हमें पता है कि आई आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अचानक से देखा गया मान या फिर तात्क्षणिक मान हम इसे कहते हैं। आई एम की वैल्यू होती है जो आपका शिखर मान होता है या पीक वैल्यू होती है, और ये साइन वेव में दिखाते हैं, इसीलिए यहां पर मैंने साइन लिखा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था अच्छी तरह से ना। और टी हमारा टाइम पीरियड है। मैंने कहा ये वेव हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो बेटा आप इसमें जीरो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी संख्या में हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमें पता है उसका रिजल्ट वो का वही रहता है। तो यहां हम इसको कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी आई इंस्टेंटेनियस इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी होगी। सपोज करो हमारी वेव फॉर्म कई बार इस प्रकार से भी बनी आ सकती है। देखिएगा मैंने कहा कि अगर मैंने कहा वेव अगर मैं इस प्रकार से बना दूं, मेरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, जो जीरो हमें यहां पर मिल रहा है, और हमें ये जो वेव है वो थीटा डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है, इस जीरो से थीटा डिग्री बाद में चल रही है। जब भी हम ग्राफ में इधर की ओर बढ़ेंगे तो हमें ये मान लेना है कि हम थीटा डिग्री लेट स्टार्ट कर रहे हैं वेव को। और मैंने कहा कि जो ये पॉइंट आपका मिलेगा, ये पॉइंट आपका कौन सा है, आई मैक्सिमम पॉइंट है, और यहां पर हमें आई मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, मतलब ये हमारा नेगेटिव है कि नहीं। आपको यस सर है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। अगर इसी की वेब की अगर मैं देखूं कि इक्वेशन लिखना चाहूं तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, तो मैंने कहा कि करंट के रिस्पेक्ट में लिखनी है, तो करंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगी आई इंस्टेंटेनियस, क्या हो जाएगी, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल आपकी आई एम साइन ओमेगा टी। और बेटा कितने डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है, तो आपको सर थीटा डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है, तो आप यहां पर कर सकते हो माइनस थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस वेव का ये ग्राफ हो जाएगा। एक वेव और बना लेते हैं हम, एक वेव का और डिजाइन करते हैं। मैंने कहा कि कई बार हमारी वेव ऐसे भी तो हो सकती है कि ये जो वेव है हमारी यहां से चलना प्रारंभ कर रही है, कहां से, जीरो से आगे से चलना प्रारंभ कर रही है। कितना डिग्री चल रही है, तो आपको सर थीटा डिग्री चल रही है। यहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पर वैल्यू आपकी कौन सी है, माइनस आई एम है, ऋणात्मक दिशा में आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मेरे को इस वेव की क्या लिखनी है, इक्वेशन को लिखना चाहता हूं, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा वो देखिएगा। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन इसकी लिखूंगा तो मेरी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी मेरी कौन सी, कि मैंने कहा कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल आई एम
साइन ओमेगा टी। मतलब यहां तक तो हमारी करंट की इक्वेशन होती है, पर बेटा जो एंगल है हमारा, ये देखो थीटा डिग्री पहले चल रही है, 0 से पहले चल रही है। जब भी हम क्या करेंगे कि राइट साइड में बढ़ते हैं तो हमारा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि थीटा डिग्री पहले चल रही है, इसका मतलब आप क्या कर दीजिएगा, थीटा कर दीजिएगा प्लस में। ये इसकी इक्वेशन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 3 इक्वेशनों को याद रखिएगा, इन तीनों इक्वेशनों से हम फेज एंगल को डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, 0 से चल रहा तो 0 ऐड करना है, 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अगर आपके 0 से आप किधर चल रहे हो, राइट हैंड तरफ चल रहे हो तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यही डायग्राम अगर बेटा मैं यहां पर और ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने कहा कि सपोज करो कि हमारे पास में इस प्रकार की वेव आ जाए। देखो मैं दो कंपैरिजन करके आपको वेव बनाता हूं। मैंने कहा एक वेव मेरी यहां से चल रही है, ये लो, और दूसरी वेव बेटा मान लो कि ये हमारी ए वेव है, ए, ठीक है। और दूसरी बी वेव को अगर मैं डिनोट करना चाहूं, मैंने कहा बी वेव जो मेरी चल रही है ये यहां से चल रही है। अब ये हमारी कौन सी होगी, व्हाइट पेन वाली बी वेव हो गई। मैंने कहा दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं तो दोनों की सेम है, ये आई एम है और यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई एम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं ए वेव की अगर मैं वैल्यू को लिखना चाहूँ या इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ वो देखिएगा। तो मैंने कहा कि ए इक्वेशन की इक्वेशन लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे अपन, तो वो देखिएगा। मैंने कहा कि अपने को ए की इक्वेशन लिखनी है, ए वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या कीजिएगा, ए इंस्टेंटेनियस बराबर, हमने कहा कि कितना चल रही है, आई एम चल रही है, तो आई एम साइन ओमेगा टी। बेटा ए इक्वेशन की बात करें तो ए इक्वेशन हमारी कहां से चल रही है, 0 से चल रही है, तो आप प्लस 0 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बी वेव की बात कर लेते हैं, तो बी इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो बी वेव हमारी कहां से चल रही है, मान लो कि यहां से ये थीटा डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपको ये सब थीटा डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है। तो बी वेव की अगर मैं बात करूं, बी वेव ऐसी इसी प्रकार की है, ये देखो बी वेव को व्हाइट पेन वाली देखिएगा, तो हमारी इसी प्रकार की वेव है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो आप कहोगे सर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, हाँ या ना। जब हम किसी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो वो संख्या वैसी की वैसी रहती है, आप यहां पर 0 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये लो, यहां से अपने पास क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है और आपसे अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाएगी। अब सुनिएगा क्या क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसी वेब दे दी जाएगी, इस प्रकार की आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इसी इक्वेशन से आप बता सकते हो कि लीड कौन कर रहा है या लेग कौन कर रहा है। तो हमें पता है कि आगे कौन सी वेब चल रही है, तो आप कहोगे सर ये तो देखो थीटा डिग्री लेट स्टार्ट हो रही है, ये आपकी पिंक पेन वाली आपकी क्या कर रही है, थीटा डिग्री पहले स्टार्ट हो रही है। तो हमने कहा कि जो आपकी ए आई मतलब ये वाली इक्वेशन है, ए इंस्टेंटेनियस है, ये हमारी क्या कर रही है, बी आई से लीड कर रही है। क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो हम कह देंगे आगे है। तो यहां से आप एरो डाल के लिखिएगा कि ए इंस्टेंटेनियस करंट बी आई से थीटा डिग्री लीड कर रही है। लीड मतलब आगे है, लीड का मतलब हिंदी में लिख देते हैं आगे है, ओके, आगे है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि आप हमें यूं बताइएगा कि बी आई क्या कर रही है, बी आई जो करंट है, ये बी आई करंट यहां से देखिएगा, बी आई करंट हमारी इससे क्या कर रही है, थीटा डिग्री पीछे स्टार्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं बी आई करंट ए आई करंट से थीटा डिग्री लैग कर रही है। क्या कर रही है, लैग कर रही है, लैग कर रही है। इसका मतलब है हमारी ये पीछे की ओर है। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, आगे अपन और बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा। अगर सपोज करो इस प्रकार से अपने पास डायग्राम आ गया कि एक वेव हमारी, इसको इस प्रकार से न बना के थोड़ा नीचे की ओर बनाते हैं। एक वेव तो हमारी यहां से चालू हो रही है, ये मैंने कह दिया ये जो वेव है ये मेरी करंट की है, यहां मेरे को आई एम मिल रहा है। और दूसरी वेव मैं बना देता हूं यहां से, ये हमारी
Vm है। हमें पूछ ले कौन सी लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। ये तो कर रही है बेटा आपका थीटा डिग्री, यहां से चल रही है, इन दोनों के बीच यहां जीरो होता है। तो यहां अगर मैं बात करूं कि इस वेब में हमारा लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, तो सबसे पहले मैं करंट वाली येलो वाली देखता हूं। येलो वाली का क्या इक्वेशन हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी। बेटा कहां से चल रही है, जीरो से, तो आपको जीरो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये वेव चल रही है। अगर मैं बात करूं पिंक पेन वाली की, कि पिंक पेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर v इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। देखो आपके लेफ्ट साइड में बढ़ रही है, मतलब इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव थीटा हो जाएगी, हो जाएगी। अभी हमसे पूछे कि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहेगा बताओ लीड कौन कर रहा है, लेग कौन कर रहा है, जिसमें बेटा पॉजिटिव थीटा डिग्री ऐड हो रहा है, मतलब ये लीड कर रही है। आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी ये जो वेव है ये थीटा डिग्री क्या कर रही है बेटा, लीड कर रही है, और ये हम कह सकते हैं थीटा डिग्री लैग कर रही है। लैग का मतलब होता है पीछे रहेगी, लीड का मतलब होगा आपकी आगे निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं इसका कि किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, ये तो हमें नॉर्मली वेब का पता करना होता है। चलो एक क्वेश्चन को लिख देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सी वेब लीड कर रही है और कितने डिग्री लीड कर रही है, कितनी डिग्री लीड कर रही है, हमें ये देखना है। चलो क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक वेव फॉर्म हमारी यहां से चल रही है और दूसरी हमने कहा कि जो वेव है वो हमारी चल रही है यहां से चल रही है। इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ को बढ़ा दीजिएगा। हमने कहा कि जो येलो पेन वाली है ये तो है बेटा हमारी कौन सी करंट मान लेते हैं, इसको आई एम है, और जो व्हाइट पेन वाली है ये हमारी कौन है, वोल्टेज है। ये क्या है, हमारी वोल्टेज है। करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है, हमें देखना है जो हमारी वोल्टेज है ये थीटा डिग्री यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमारी करंट है थीटा डिग्री। तो हमें पता चला जीरो यहां मिड पॉइंट में, जीरो को आपको देखना होता है। जीरो से इधर चले तो हमारी करंट आ रही है, तो मैंने कहा कि पहले करंट की इक्वेशन को हम लिख देते हैं। मैंने कहा आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। हो गया। यहां से साइन ओमेगा टी बेटा कितनी डिग्री बाद में चल रही है करंट, तो आपको थीटा डिग्री, तो माइनस हो गया थीटा। और यहां से अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन निकालूंगा तो बेटा वोल्टेज की इक्वेशन कैसे निकल जाएगी, v इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, कितना डिग्री है, प्लस थीटा डिग्री, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो यहां से क्या हो जाएगा प्लस थीटा हो गया। अभी मेरे को देखना है कि इन दोनों इक्वेशनों में लीड कौन कर रहा है, लेग कौन कर रहा है। तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि सर लीड तो हमारा ये कर रहा है, कितना डिग्री लीड कर रहा है बेटा, यहां से यहां तक टोटल कैलकुलेट करके देखो, यहां से यहां तक टोटल कैलकुलेट करके देखो। देखो इस वेव से ये वेव कितनी है, थीटा तो ये है और थीटा ये है, तो कितना थीटा आगे चल रही है, ये 2 थीटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी वी आई या वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 2 थीटा डिग्री लीड कर रही है। क्या कर रही है, लीड कर रही है। आप ऐसा भी आंसर दे सकते हो, आप ऐसा भी आंसर दे सकते हो। अगर लीड का पूछे, लेग का पूछ लेता तो आप ऐसा कहते हैं कि आई इंस्टेंटेनियस 2 थीटा डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। मतलब ये वेवफॉर्म, करंट वाली वेवफॉर्म तो पीछे रह रही है 2 थीटा, और वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी 2 थीटा आगे की ओर चल रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस पे डिस्कस और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और को देखते हैं और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलो देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको यह बताना है कौन सी वेवफॉर्म लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। ओके, मैंने कहा एक वेवफॉर्म हमारी यहां से चल रही है, यहां तक आ गई। दूसरी वेवफॉर्म हमारी जो येलो पेन से मैं बनाता हूं, ये वेवफॉर्म हमारी यहां से चल रही है और यहां आ गई। ये जो मैंने कहा कि ये हमारी करंट की इक्वेशन है, ये है हमारी करंट, और पिंक पेन का जो है वो है हमारी
वोल्टेज है, ये हमारी वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। अब यहां से वोल्टेज जो है वो थीटा डिग्री यहां तक है। थीटा डिग्री ना लेके बेटा हम क्या ले लेते हैं, कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो कुछ वैल्यू लिख देते हैं यहां पर कि वैल्यू क्या है। चलो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। मैंने कहा कि ये जो है वो 4 डिग्री पर स्टार्ट हो रही है। कितने डिग्री? 4 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की इक्वेशन को लिख देते हैं कि भाई वोल्टेज कितना, थीटा डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है। तो मैंने कहा V इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी। देखो बाद में स्टार्ट हो रही है तो -4 डिग्री। अगर करंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी, और 0 लिखने की जरूरत आपको है नहीं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। अभी आप बताओ आगे कौन है, तो आप कहोगे सर करंट आगे है, आप कहोगे सर येलो वाली आपकी वेव फॉर्म आगे की ओर है। येलो आगे क्यों है, क्योंकि बेटा 0 से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी 4 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है वो 4 डिग्री लीड कर रही है। करंट क्या कर रही है बेटा, यहां से ये करंट क्या कर रही है, 4 डिग्री लीड कर रही है, 4 डिग्री लीड कर रही है। और हम ऐसे को कह सकते हैं हमारी ये 4 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। लैग का मतलब आपका पीछे होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को और देख लीजिएगा। अगर आपको यही वेव फॉर्म ऐसे प्रकार की दे दी जाए, ये लो, मैंने कहा एक वेव फॉर्म आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी वेव फॉर्म आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है। चलो इसको अलग पेन से और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाए। ये आपकी व्हाइट पेन वाली है। मैंने कहा इसकी वैल्यू जो है वो है यहां पर IM, और ये वैल्यू है आपकी इसकी येलो पेन वाली वोल्टेज की मान लेते हैं। मैंने कहा ये वोल्टेज है, ये हमारा VM है। अब आपसे पूछे कि बेटा यहां से यहां तक आपका 2 डिग्री वैल्यू दे रखी है और यहां से यहां तक आपकी वैल्यू दे रखी है 4 डिग्री। अब आपसे पूछे कौन सी लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो आपको पता चला कि करंट वाली वेव फॉर्म हमारी 2 डिग्री 0 से 2 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है और 4 डिग्री हमारी वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रही है। चलो एक ही इक्वेशन लिख लेते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां से मैंने कहा सबसे पहले मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं करंट की इक्वेशन लिखता हूं, आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी। अब बेटा देखो 2 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी -2 थीटा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि बेटा हमारी किधर राइट साइड में बढ़ रही है तो -2 डिग्री हो गया। वोल्टेज की लिखेंगे तो V इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा +4 डिग्री। क्यों कि 0 से आगे स्टार्ट हो रही है, ये 0 से पीछे थी इसलिए माइनस, ये 0 से आगे स्टार्ट थी। अभी मेरे को बताओ कि अगर मैं टोटल देखना चाहूं बेटा यहां से यहां तक अगर मैं टोटल देखना चाहूं तो कितने डिग्री का आएगा, तो आप कहोगे सर ये हमारा आएगा 4 डिग्री का। क्या आएगा, 4 डिग्री और 4 2 6 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा आपका, 6 डिग्री हो गया। तो बेटा ये वेवफॉर्म कितनी डिग्री आगे चल रही है, 6 डिग्री। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि VI जो है वो 6 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है। क्या कर रही है, लीड कर रही है। ये हमारी क्या करेगी, आपकी 6 डिग्री क्या कर रही है, ये आपकी लैग कर रही है। ये इससे कितनी है, 6 डिग्री पीछे की ओर है। हो गया। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो आएंगे आपको बताना पड़ेगा, अरे नहीं तो बेटा कई बार एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका पुटअप हो जाता है कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, चलो पेज पे अपन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ गया। अब बताओ कि V इंस्टेंटेनियस बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 8 डिग्री, और करंट की दे दी I इंस्टेंटेनियस IM साइन ओमेगा टी -4 डिग्री। बताओ लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन लिख दिया कि लीड का मतलब होता है आगे। लीड कौन सी वेव कर रही है और कितने डिग्री लीड कर रही है, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। तो हमें कहा कि सर ये क्वेश्चन आ गया, आपको बनाना आना चाहिए, बना दिया तो आपका आंसर आ गया। देखिएगा पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा आपका। अब देखो बेटा इसमें करना कुछ नहीं होता, सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। हमने कहा ग्राफ बनाना है, देखो कैसे, हमने कहा पहले V इंस्टेंटेनियस का बनाते हैं। VM साइन ओमेगा टी प्लस 8 डिग्री है
प्लस आ गया तो मतलब किधर बढ़ना है, ये 0 है, प्लस आ गया तो बेटा इधर से स्टार्ट करना है। ये लो बेटा हमने स्टार्ट कर दिया, यहां से यहां तक कितना डिग्री है, तो आप कहोगे सर 8 डिग्री है कि नहीं है? ओके, अब आप कहोगे सर ये लो वोल्टेज का तो हो गया, ये हमारी कौन सी है, वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब आप कहोगे सर हमें किसके ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ देखना है किसका, करंट का। करंट का -4 डिग्री, -4 डिग्री हमने स्टार्ट कर दिया यहां से, हमने कहा कि ये हमारी करंट है, आई इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं ना इसको, ये हमारी करंट है आई इंस्टेंटेनियस येलो पेन की। यहां से यहां तक कितने डिग्री स्टार्ट कर रही है, ये आपका स्टार्ट हो रही है 4 डिग्री, हो रही है कि नहीं हो रही, आपको यस सर। तो मतलब हमें ये कह रहा है कि वी आई की, देखो वी आई हमारी आगे है, यहां से ग्राफ में देखो बेटा वी आई हमारी आगे है, इससे कितना डिग्री आगे है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक तो हो गया 8 डिग्री और यहां तक हो गया 4 डिग्री, तो टोटल कितनी डिग्री हो गया, 8 4 12 डिग्री। तो मतलब हमारी जो वोल्टेज है वो 12 डिग्री लीड कर रही है, वोल्टेज हमारी क्या कर रही है, 12 डिग्री लीड कर रही है। तो आप आंसर लिख सकते हो कि वोल्टेज हमारी क्या कर रही है, 12 डिग्री लीड कर रही है। तो इसको लिख दीजिएगा कि वोल्टेज क्या लिख दीजिए, सॉरी वोल्टेज लीड कर रही है ना, वोल्टेज क्या लिख दीजिएगा, ये क्या कर रही है, 12 डिग्री लीड कर रही है, मतलब आगे है। और आपको अगर करंट के बारे में बताना है तो आप क्या कहोगे, 12 डिग्री क्या कर रही है, ये लैग कर रही है। इस प्रकार से आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो बताना होता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आपका फेज एंगल होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन और डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं, आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके बारे में थोड़ा देखो रेजिस्टेंस के बारे में और अपन देख लेते हैं। मैंने कहा कि बेटा अगर एक तो होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है धारा के मान में बाधा, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हम किसके द्वारा दिखाना है, जिगजैग कंडीशन में दिखाना है। ये हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है, इसे हम आर से दिखाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की स्पेलिंग आपकी आर से स्टार्ट होती है। ये क्या करता है, धारा आती है तो धारा के मान में क्या पैदा कर देगा, ये आपका विरोध पैदा करेगा, कौन, प्रतिरोध, बिल्कुल आने नहीं देता। तो हमने कहा कि जो प्रतिरोध होता है धारा के मान में बाधा है, या फिर अपन कह सकते हैं धारा के मान में घर्षण है, धारा के मान में रुकावट है, जो आपका प्रतिरोध कहलाता है। अभी हमने कहा कि जो धारा के मान में बाधा होती है ये प्रतिरोध है, पर रेजिस्टेंस की जो आपकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट होती है आपकी क्या, ओम। क्या होती है, ओम। इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। एक चीज और आती है कि आपकी आती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हालांकि ये बातें अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि बेटा ऐसी फंडामेंटल में आपकी एक बार दोबारा आ रही है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है बेटा प्रेरणिक प्रतिघात। क्या होती है, प्रेरणिक प्रतिघात। इसको हम XL से लिखते हैं। मैंने कहा कि एक इंडक्टर बना लीजिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब आप एक इंडक्टर बना लीजिएगा, इंडक्टर को L से दिखाते हैं। और इंडक्टर में जो धारा के मान में बाधा आती है, मान लो मैंने यहां से धारा दे दी और इसमें बेटा जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो होती है XL, इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। ओके, तो मैंने कहा कि XL क्या है हमारा, तो आप कहोगे सर इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि नहीं है। जो क्या काम करती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपके इंडक्टर में धारा के मान में बाधा उत्पन्न करती है। तो इस चीज को लिख देते हैं कि इंडक्टर में धारा के मान में बाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। धारा के मान में मतलब इंडक्टर में जो धारा के मान में बाधा आती है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का अगर अपन फॉर्मूला चेक करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होता है XL बराबर होता है ओमेगा L। इसको पूरा लिख दीजिएगा, डायरेक्ट 2πfl याद ना रखें, ओमेगा L होता है। और हम जानते हैं कि ओमेगा जो होता है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कई बार पेपर में आ गया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं बेटा कोणीय आवर्ती। क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग भी कहते हैं,
आवर्ती यूनिट याद रखना इसकी, कि कई बार यूनिट पूछ लेता है कोणीय आवर्ती की यूनिट क्या होती है। यूनिट पूछी भी गई है, क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। और ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2 पाई एफ होता है। क्या होता है, 2 पाई एफ। यहां से अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो एक्सएल बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई एफ एल। ये आप सूत्र याद रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र हो गया। और इसकी भी यूनिट जो अगर मैं बात करूं इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इसकी भी क्या होती है, ओम होती है। पता चला, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी हमारी क्या होती है, ओम होती है। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारी क्या होती है, इंडक्टर में धारा के मान में बाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस आपकी कहलाती है। चलो नेक्स्ट अपन टॉपिक और देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस और आता है आपका, कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे हेडिंग डालिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं बेटा, धारितीय प्रतिघात। और इसे XC से लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर में जो धारा के मान में बाधा आएगी उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो करें फिर स्टार्ट आगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, तो मैंने कहा कि ये आपका कैपेसिटर होता है नहीं होता, बिल्कुल। ये हमारा कैपेसिटर है, यहां से हमारी करंट चल रही है। अभी मैंने कहा कि कैपेसिटर, इसको C से डिनोट करते हैं। और कैपेसिटर में जो धारा के मान में बाधा आएगी, कैपेसिटर में जो धारा के मान में बाधा आएगी उसे बोलेंगे XC। क्या बोलेंगे, XC। XC को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी हमें पता है, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, बिल्कुल। अभी मेरी बात सुनो, धारितीय प्रतिघात होती क्या है, तो आप लिख सकते हो कि कैपेसिटर में धारा के मान में बाधा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। कैपेसिटर में धारा के मान में बाधा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 में ओमेगा सी। याद रखना, 1 में ओमेगा सी। यहां पर भी अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ओमेगा होता है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो आपको मैंने बताया कोणीय आवर्ती। यूनिट याद रखना, रेडियन पर सेकंड होती है इसकी। और इसकी वैल्यू को भी याद रखना, 2 पाई एफ होती है। मैंने कहा 2 पाई एफ की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं तो बेटा क्या निकल के आएगा आपका, तो आप कहोगे सर यहां वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। बिल्कुल, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मैं ध्यान रखें कि ये भी आपका एक धारा के मान में बाधा होती है, तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। आपको याद रखना है, जल्दी से नोट करिएगा, आगे और चलते हैं। एक रेजिस्टेंस आपका और बच जाता है। अभी हमने जितने सारे रेजिस्टेंस पढ़े इन्हीं का एक अपन टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि जब RLC सर्किट के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है ना, चलो देखिएगा। तो मैंने कहा कि एक टॉपिक और देख लेते हैं रेजिस्टेंस का, कौन सा, इंपीडेंस। इंपीडेंस को हम बोलते हैं प्रतिबाधा। इसे ध्यान रखना, जेड से दिखाते हैं। इसको देख समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि लोड 3 प्रकार के होते हैं। तीनों लोड में जो प्रतिरोध होता है वो आपका टोटल प्रतिरोध होगा, तीनों लोड में वो हमारा जेड होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोड मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि लोड मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि लोड 3 प्रकार के मुख्य कौन कौन से होते हैं,
तो आपको याद रखना है, एक तो होता है रजिस्टिव लोड, पहला कौन सा होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा कौन सा होता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। अगर मैं बात कर लूं बेटा यहां से कि रेजिस्टिव लोड का मतलब होता है प्रतिरोधी भार, प्रतिरोधी भार हिंदी में बोलें तो, और इंडक्टिव लोड को बोलते हैं प्रेरणिक भार। आपकी इंडक्शन मोटर प्रेरणिक भार है एक प्रकार की। कैपेसिटिव लोड ये होता है धारितीय भार। बिल्कुल, तीन प्रकार के लोड होते हैं। हमने कहा कि लोड तीन प्रकार के, तीनों को एक साथ बना दीजिएगा। पहले हमने एक रेजिस्टेंस को बनाया, फिर हमने एक कर दिया इंडक्टर को बनाया। मैंने कहा तीनों चीजें अपन ने अभी अभी पढ़ी है, ये लो। मैंने कहा इस सर्किट में तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है। मैंने कहा कि बेटा देखो, इसको समझने के लिए, इंपीडेंस को समझने के लिए मैंने कहा कि यहां से अगर मैं धारा दे दूं तो बेटा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगा, आर प्रतिरोध कहलाता है। अगर यहां से धारा जो जाएगी, इसमें इंडक्टर जो धारा का विरोध करेगा उसे एक्सएल कहते हैं, और कैपेसिटर जो धारा का विरोध करेगा उसे हम बोलते हैं एक्स सी। इसी टोटल सर्किट का मतलब तीनों आपके लोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा धारितीय वो हमारा प्रतिबाधा कहलाएगा या इंपीडेंस कहलाएगा। तो मैंने कहा कि यहां पर जो टोटल आपका रेजिस्टेंस निकालें, या तो आप कह सकते हो कि भाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस के दो, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं इंपीडेंस कह सकते हैं, मतलब प्रतिबाधा कह सकते हैं। तो जेड निकालना है तो जेड का सूत्र होगा बेटा क्या, आपको याद रखना एक बार के लिए, आता कैसे आगे पढ़ेंगे इसको, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। इससे हम इसको फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। यहां से आप नोट करके लिख दीजिएगा कि इंपीडेंस की यूनिट ओम होती है। ओके, चलो जल्दी से नोट करिएगा। ये आपका टॉपिक, यहां पर जितने रेजिस्टेंस अपन यूज करेंगे इसी सर्किट के अंदर, वो हमने सारे रेजिस्टेंस यहां पर देख लिए हैं। चलो आगे टॉपिक और डिस्कस करते हैं। आगे जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वो है आपका एसी सर्किट के अंदर पावर को देख लेते हैं। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि एसी सर्किट में पावर, एसी सर्किट पावर। एसी सर्किट में मुख्य तीन प्रकार की पावर होती है, क्योंकि लोड भी तीन प्रकार का, तो पावर भी आपकी तीन प्रकार की डिस्कस करते हैं हम। मैंने कहा कि तीन प्रकार की पावर कौन कौन सी होती है, पहले नाम लिख लेते हैं। देखिएगा, पहली पावर होती है आपकी रियल पावर। क्या होती है, रियल पावर। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा एवरेज पावर, एवरेज पावर। तीसरी इसी का ही नाम है रजिस्टिव पावर, और चौथा नाम इसका है एक्टिव पावर। इतने सारे पावर के, एक ही पावर के नाम है, इनके हिंदी में और देख लेते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। तो हिंदी में आपको में याद रखना है, रियल पावर का मतलब आपको याद रखना है कि इसे कहेंगे वास्तविक शक्ति। क्या कहेंगे, वास्तविक शक्ति। एवरेज पावर को बेटा यही है वास्तविक शक्ति का दूसरा नाम है ये औसत शक्ति। क्या कहेंगे, औसत शक्ति। रेजिस्टिव को बोलते हैं प्रतिरोधी शक्ति। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी शक्ति। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पावर है बेटा ये आपकी शक्ति। इसे ही बोलते हैं एक्टिव पावर को सक्रिय शक्ति। क्या बोलते हैं, सक्रिय शक्ति। ओके, ये एक ही पावर के इतने सारे नाम है। पहली पावर आपको ये याद रखनी है।
दूसरी पावर कौन सी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरी पावर होती है आपकी रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर है? रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को बेटा हिंदी में बोला जाता है प्रतिक्रिया कारक शक्ति, या हम कहते हैं प्रतिघाती शक्ति। याद हो जाएगा। तीसरी पावर जो आपकी लास्ट पावर आती है ऐसी सर्किट के अंदर है, तो वो होती है आपकी कौन सी? एपरेंट पावर। कौन सी होती है? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम लिखते हैं हिंदी के अंदर आभासी शक्ति। कौन सी? आभासी शक्ति। तो चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पावर ली है वो है हमारी कौन सी? पहली सबसे पहले पावर लेते हैं हम रियल पावर को। कौन सी? रियल पावर के दो, एवरेज पावर के दो, या फिर बेटा इसे कह दो रजिस्टिव पावर के दो। ये एक ही नाम है सभी के, रजिस्टिव पावर और आपकी एक्टिव पावर। मैंने कहा इतनी सारी पावर को कौन सी पावर होती है, तो याद रखना है कि वह पावर जो प्रतिरोध खपत करता है, जो प्रतिरोध खपत करेगा उस पावर को हम रियल पावर, एवरेज पावर, रजिस्टिव पावर या एक्टिव पावर कहते हैं। तो हमने लिखा कि वह शक्ति जो प्रतिरोध खपत करता है एक्टिव पावर कहलाती है, या एवरेज पावर कहलाती है, या आप कह सकते हो रजिस्टिव पावर कहलाती है। दूसरी बात याद रखनी है कि रजिस्टिव पावर को P के द्वारा दर्शाया जाता है। रजिस्टिव पावर को P के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरी बात आपको और याद रखनी है बेटा कि रजिस्टिव पावर की यूनिट किलो, KW लिख देता हूं पहले, तो KW हिंदी में लिख दीजिएगा किलोवाट होती है। तो हमने कहा कि जो पावर प्रतिरोध खपत करता है उसे हम कौन सी पावर कहते हैं? रियल पावर के नाम से हम उसको जानते हैं। बिल्कुल। चलते हैं आगे, दूसरी पावर और देख लेते हैं। रिएक्टिव पावर क्या होती है इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी हमारी आती है कौन सी? रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को हम बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति क्या होती है इसके बारे में देखिएगा कि वह पावर जो इंडक्टर का मतलब होता है प्रेरक, कुंडली, प्रेरक और कैपेसिटर खपत करता है क्या कहलाएगी? रिएक्टिव पावर कहलाती है। बिल्कुल। वह पावर जो कैपेसिटर और इंडक्टर खपत करेगा उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। मैंने कहा रिएक्टिव पावर दो प्रकार की होती है। अब सुनिएगा,
पहली लाइन ये याद रखनी है। दूसरी लाइन याद रखनी है कि रिएक्टिव पावर दो प्रकार की होती है भाई। कैसे दो प्रकार की होती है सुनिएगा। रिएक्टिव पावर दो प्रकार की होती है। अब आप कहोगे कौन कौन सी होती है। पहली सुनिएगा, एक तो होती है इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, दूसरी होती है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। इनकी हिंदी में भी नाम सुन लीजिएगा। इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघाती शक्ति। प्रेरणिक प्रतिघाती शक्ति इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघाती शक्ति। बिल्कुल। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि आपकी इंडक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लिखा, कौन सी, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। अब इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को सुनिएगा कि वह पावर जो इंडक्टर खपत करता है। इंडक्टर मतलब बेटा ये वाला, ये होता है इंडक्टर, ठीक है ना, एल। तो मैंने कहा वह पावर जो इंडक्टर खपत करता है इंडक्टिव रिएक्टिव पावर इंडक्टिव रिएक्टिव पावर कहलाती है। अभी वह पावर जो इंडक्टर खपत करता है इंडक्टर रिएक्टिव पावर कहलाती है। और याद रखना है कि बेटा इंडक्टर ने खपत की और इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को सुनिएगा कि जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को QL से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाएंगे बेटा, आपका QL से दर्शाया जाता है। इसकी यूनिट और याद रखना बेटा, क्योंकि पेपर में यूनिट ज्यादा पूछी गई है कि इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अलग पेन से लिखता हूं इसको, KVAR। कौन सी, KVAR होती है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि सर ये KVAR क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले यहां तक नोट कीजिएगा, KVAR की आपको मैं फुल फॉर्म में लिखा देता हूं, जल्दी से नोट करें, आगे और बढ़ते हैं अपन। चलो आगे देखिएगा। हमने कहा कि KVAR क्या होती है, देखिएगा। मैंने कहा कि बेटा अभी अपन पढ़ रहे थे KVAR क्या होता है, इसके बारे में सुनिएगा। K का मतलब होगा किलो। क्या होगा, K का मतलब है किलो। V का मतलब वोल्ट। A का मतलब एम्पियर। R का मतलब रजिस्टर या फिर प्रतिरोध। आपको याद रखना है। ओके, चलो हम दूसरी बात और कर लेते हैं। दूसरी पावर आती है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर क्या होती है कि वह पावर जो कैपेसिटर खपत करता है वो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर कहलाती है। बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, इसका तो कोई हार्ड वर्ड है ही नहीं ना। ऐसी फंडामेंटल तो बहुत आसान है कि वह पावर जो
कैपेसिटर खपत करता है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर कहलाती है। हो गया। आगे दूसरी कहानी याद रखनी है, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की यूनिट। अब जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की होती है, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की होती है केवीएआर। कौन सी? केवीएआर होती है। एक कहानी और याद रखिएगा कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर को क्यूसी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? क्यूसी से दर्शाया जाता है। जल्दी से नोट करिएगा। लास्ट पावर रहती है आपकी कौन सी? एपरेंट पावर। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हिंदी में बोलते हैं आभासी शक्ति, और आभासी शक्ति को हम एस के द्वारा दिखाते हैं। सीधी सी कहानी है, सर्किट में टोटल वोल्टेज और करंट का गुणनफल ही एपरेंट पावर कहलाती है। ठीक है ना? लिखिएगा, सर्किट की टोटल करंट और सर्किट की टोटल वोल्टेज का गुणनफल ही एपरेंट पावर कहलाती है। हो गया। अब देखिएगा बेटा कि जो आपकी एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर, इसको हमने एस के द्वारा लिखा और सूत्र हो गया वी आई का कॉन्जुगेट। क्योंकि बेटा आपका वी आई कॉन्जुगेट क्यों डालते हैं? क्योंकि आई हमेशा आपकी क्या फ्लक्चुएट करेगी, कम ज्यादा करेगी, क्योंकि तीनों सर्किट में आपकी करंट फ्लो होती है, मतलब तीनों लोड में करंट आपकी फ्लो होती है। जैसे अगर अपन बात करें, एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने कहा कि ये आपका होता है रेजिस्टेंस, ये होता है इंडक्टर और ये होता है कैपेसिटर। मैंने कहा बेटा अभी आपने पढ़ा कि इस सर्किट में अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा कि बेटा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो आपको एक चीज तो पता चली कि यहां से जो रेजिस्टेंस है ये कितनी पावर ड्रॉप करेगा? पी वास्तविक शक्ति खाएगा। और ये कौन सी पावर खाएगा? तो आप कहोगे सर क्यूएल खाएगा, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर खाएगा, और ये खाएगा कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर, क्यूसी खाएगा। अगर मैं कह दूं बेटा इसकी टोटल पावर निकालो, एस निकालो, मैं अगर आपको कह दूं एस निकालो, या फिर आप एक चीज और याद रखिएगा, यहां से एस तो चलो निकालेंगे, साथ में हम एक चीज और देख लेते हैं। मैंने कहा एक कहानी और देख लेते हैं। देखिए कैसे, मैं अगर कह दूं यहां पर आपकी वोल्टेज दी जा रही है वी वोल्टेज, और करंट कितना चल रहा है? यहां पर आई चल रहा है। तो बेटा एक तो आपको इस सर्किट की टोटल पावर निकालनी है, इस सर्किट की अगर टोटल पावर निकालनी है तो हमने कहा कि सर्किट की टोटल पावर को एस से लिखेंगे, और इस सप्लाई वोल्टेज और इस सप्लाई करंट को हम गुणा कर देंगे, मतलब V इंटू आई अगर कर दिया तो हमारी एपरेंट पावर आ गई। मैंने कहा नहीं, हमारी ड्रॉप पावर के द्वारा इसे निकालना चाहते हैं, टोटल पावर हमारे ड्रॉप पावर के द्वारा निकालना चाहेंगे। तो सूत्र हो जाएगा एस बराबर आपका रेजिस्टेंस पर जो पावर का ड्रॉप है उसको लिख लीजिएगा, एक सेकेंड। ओके, एस बराबर है रूट लगाना, और बेटा रेजिस्टेंस में पावर कितनी ड्रॉप हो रही है? पी का स्क्वायर करना, जैसे हमने जेड निकाला था, इन दोनों को माइनस करना, क्यू एल माइनस क्यू सी का स्क्वायर कर देना। ये दो सूत्र हमारे किसके होते हैं? एपरेंट पावर के
होते हैं, आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। हमसे एक चीज और याद रखना है कि जो एपरेंट पावर की यूनिट होती है, किसकी, एपरेंट पावर की यूनिट जो है वो होती है केवीए। क्या होती है बेटा, केवीए। और केवीए की फुल फॉर्म सुन लेना, क्योंकि बेटा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, एपरेंट पावर में होती है, और अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है, और आपकी बात करें बेटा एमवीए में हो जाती है आपकी, किसकी, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग भी हमारी एमवीए में होती है। तो इन केवीए को याद रखिएगा। के का मतलब होगा बेटा आपका किलो, वी का मतलब होगा वोल्ट, ए का मतलब होगा एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर हमारी जो यूनिट होती है वो एपरेंट पावर की होती है। और एपरेंट पावर की होती है यूनिट, मतलब रेटिंग की होती है, ट्रांसफार्मर की होती है, अल्टरनेटर की होती है, सर्किट ब्रेकर की भी होती है। चलो यहां तक नोट कीजिएगा। आगे तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपरली तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, नई वीडियो में अपन देखते हैं आगे आपका पावर फैक्टर। तब तक के लिए बाय बाय।